कहानी का आगाज रैक कार्वर से होता है, जो एक रियल स्टेट ब्रोकर है और पुलिस उसे एक जुर्म के मकाम पर सवाल कर रही है। वो आखिरी शख्स था जिसने मिस्टर कालिडवेल को देखा था, वो शख्स जिसने अभी अभी खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। हालात की संगीनी के बावजूद रैक बेपरवाह रहता है, अफसरान से बात करते हुए आराम से कारोबारी कॉल्स का जवाब देता है। मिस्टर कार्वर, हाँ, मैं एक सेकंड में आपके साथ हूँ। फोन पर बात खत्म करने के फौरन बाद वो वजाहत करता है कि जैसे ही मिस्टर कालिडवेल ने इसे देखा, वो अपने घर के अंदर गए और खुद को गोली मार ली। अगरचे ये मशकूक लग सकता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के नहीं है। रैक बैंकों के साथ मिलकर घरों की जब्ती का काम करता है और मिस्टर कालिडवेल उन बहुत से मकान मालिकान में से एक थे जो अपना घर खोने वाले थे। बेदखली का सामना करने की बजाय उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का अलमनाक फैसला किया। कौन सा सरकारी बयान इस अफसोसनाक और मुज़क्का खेज सूरत हाल को बयान करेगा? ताहम रैक वाकया बयान करते वक्त कोई जज्बात जाहिर नहीं करता, ये वाजे करते हुए कि वो एक सर्द और बेरहम आदमी है। फिर हम डेनिस नैश से मिलते हैं, जो एक मेहनती तामीराती कारकुन और अकेला बाप है जो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जिदोजहद कर रहा है। वो माली मुश्किलात में डूबा हुआ है और बैंक का तकरीबन $80,000 का मकरूज है। उसका घर जब्ती के खतरे में है और उसका खानदान बेदखली के दहाने पर है। अपने घर को बचाने के लिए बेचैन डेनिस अपने बेटे कोनर के साथ अदालत जाता है, उम्मीद करते हुए कि वो बैंक के नुमाइंदों के साथ बातचीत कर सके। ताहम जज उसे सिर्फ 30 दिन की अपील की मुद्दत देता है। बैंक 30 दिन अंदर एक खरीदार हासिल कर सकता है। अपने इलाज मुतासिर किया। डेनिस वक्त के लिए इल्तिजा करता है और भीख मांगता है, लेकिन उसकी बातें किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। एक पुलिस अफसर उसे अदालत से बाहर ले जाता है, जिससे वो मायूस और शिकस्त खुर्दा महसूस करता है। जैसे ही वो घर जाता है, मायूसी इस पर बोझल होती है, लेकिन वो कोनर को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है, ये वादा करते हुए कि वो अपना घर नहीं खोएंगे। हम अपना घर नहीं खोएंगे दोस्त। आपको कैसे पता? अपनी बातों के बावजूद डेनिस फिक्रमंद है, बेचैनी से ऐसी नौकरी की तलाश करता है जो उसके खानदान की कफालत पैसा फराहम कर सके। नौकरियों की फहरिस्तें छानता है, बेशुमार फोन कॉल्स करता है और हर इस शख्स से राब्ता करता है जिसे वो जानता है, लेकिन हासिल नहीं होता। हर इनकार उसके दबाव और मायूसी में इजाफा करता है। उस वक्त डेनिस इतना टूट चुका है कि वो शायद जे जोना जेनसन को स्पाइडरमैन की तस्वीरें बेचने का इजाफी काम भी ले ले। अगले दिन सूरत हाल एक तबाहकुन मोड़ लेती है। ठीक है, दोपहर बखैर बॉस। शीरफोहे का एक ग्रुप रैक कार्वर के साथ डेनिस के घर पहुंचता है। वो उसे बताते हैं कि बैंक ने जायदाद की मलकियत हासिल कर ली है और इसे और उसके खानदान को जल्दी निकलना होगा। डेनिस एहतजाज करता है, जज ने इसे 30 दिन दिए थे। ताहम रैक एक दस्तखतशुदा अदालत का हुक्मनामा पेश करता है जो अपील को मुस्तरद करता है, वाजे करता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय जाने के। लेकिन वक्त आ गया है, आपको अपनी जायदाद छोड़नी होगी। तुम 3 हो। वो ये जाहिर करता है कि बैंक ने इब्तिदाई तौर पर उन्हें $3,500 के इशफार कीज तस्फिया के तौर पर पेश किए थे, जो उन्हें रजाकाराना तौर पर जाने की इजाजत देता। उन्होंने पेशकश रद्द की थी, उनके पास तैयारी का वक्त नहीं है। डेनिस और उसकी माँ लिन जाने से इनकार करते हैं। पुलिस के साथ तसादुम होता है। अफसरान खबरदार करते हैं कि अगर उन्होंने ताउन न किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिन कहती है कि अफसरान गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक इसे बताता है कि वो गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रही है क्योंकि अब ये घर बैंक की मलकियत। ये हमारा घर है बेटा। मिस्टर कार्वर, मुआफ कीजिए। कोई और रास्ता न होने की वजह से डेनिस और उसकी माँ अपना सामान बांधना शुरू कर देते हैं। वो जबरदस्ती निकाले जाने से पहले हर अहम चीज को हटाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद कोनर स्कूल से वापस आता है और अपनी फैमिली को बेदखल होते देखकर दिल शिकस्ता हो जाता है। वो अपने कमरे में जाने की करता है, लेकिन डेनिस इसे रोकता है, ये समझाते हुए कि वो अब वहाँ नहीं रह सकते। मैं बस अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। बस कमरे। अपने कमरे में नहीं जा सकते। दिल शिकस्ता और बेबस कोनर देखता है कि उनका घर उनसे छीन लिया जा रहा है। अपने पड़ोसियों को आखिरी अलविदा कहकर डेनिस और उसका खानदान एक खस्ता हाल मोटल में मुंतकिल हो जाता है। तो क्या अब यहाँ रहने का इरादा रखते हैं? नहीं, चंद रातें, बस चंद रातें। इस रात डेनिस दर्जनों फोन कॉल्स करता है, बेचैनी काम तलाश करने की कोशिश में। वो यहाँ प्लम्बन के काम करने की कहता है, लेकिन कोई भी इसे तैयार नहीं है। ठीक है, कम सतह की चीजें, पर कुछ चल रहा है। लिन टम्पा मुंतकिल होने को कहती है ताकि डेनिस के चचा के साथ रह सकें, लेकिन डेनिस इनकार कर देता है। कोनर को इसके स्कूल और दोस्तों से दूर नहीं करना चाहता। बेहतरी के अज़्म से अगले दिन जागता है और कोई भी काम तलाश करने के लिए तैयार होता है। बाद में डेनिस जाता है और एक ग्रुप मूवर्स के साथ शदीद बहस में पड़ जाता है। उन पर उसके तामीराती औजार चोरी करने का इल्जाम लगाता है। जार चोरी कर रहे हैं। ओ रुको, तुम्हारे पास घर नहीं है। जब कशीदगी बढ़ती है, रैक कार्वर पहुंचता है और पूछता है कि यह हंगामा किस बारे में है। जब डेनिस वजाहत करता है, रैक को फोन कॉल आती है और वो जाने की तैयारी करता है। आप मुझसे मजाक कर रहे होंगे। तुम्हें नफ करो यार।
लेकिन जाने से पहले वो डिनीस की तरफ मुड़ता है और पूछता है क्या वो काम की तलाश में है। डिनीस ने तमीरात में तजुर्बा होने का जिक्र किया था। रिंक इसे $50 के लिए एक छोटा सा काम पेश करता है। जरूरत में डिनीस फौरन राजी हो जाता है और उनके ट्रक में इसके पीछे चल पड़ता है। वो एक जब्त शुदा घर पहुंचते हैं जो गंदे पानी के सैलाब से मुतासिर हुआ है। बदबू नाकाबिल बर्दाश्त है और ज्यादातर मजदूर उसे साफ करने से इनकार कर देते हैं। मौका देखते हुए डिनीस रिंक से बातचीत करता है कि वो ये काम $2.5 में करेगा। रिंक मान जाता है। डिनीस अंदर कदम रखता है और फौरन समझ जाता है कि गंदगी इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा खराब है। चिपचिपा बदबूदार कीचड़ उसे मकली करने पर मजबूर करता है और वो बाहर भाग कर तय करता है। दूसरे मजदूर उस पर हंसते हैं लेकिन डिनीस हार नहीं मानता। इसके बजाय वो उन्हें मशरूबात और मुंसिफाना उजरत की पेशकश करता है ताकि वो इसकी मदद करे। बेदिल्ली से वो इसके साथ शामिल होने पर राजी हो जाते हैं। डिनीस के अज़्म से मुतासिर होकर रुक इसमें सलाहियत देखने लगता है चलो ये करते हैं, चलो ये काम खत्म करते हैं। काम मुकम्मल करने के बाद डिनीस मोटल गया और उन्हें वो पैसे दिखाए जो उसने कमाए थे। लिन शुक्रगुजार है क्योंकि हालात उम्मीद अफजा हो सकते हैं और वो दिन खुशी से गुजारते हैं। अगले दिन वो डिनीस को अपने शानदार महल में बुलाता है ताकि एयर कंडीशनिंग यूनिट को ठीक करे। डिनीस को रोक की शानदार तर्ज जिंदगी की झलक मिलती है। इसका बड़ा घर, शानदार गाड़ियां और खूबसूरत बीवी। ताहम मुसलसल फोन कॉल्स जिनमें गुस्से से भरे हुए आवाजें होती हैं, ये जाहिर करती हैं कि रुक में बहुत से दुश्मन बना लिए। जब डिनीस मुरम्मत मुकम्मल कर लेता है तो रुक उसे ड्राइव पर ले जाता है और गैर मुतवक्के तौर पर उसे एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की पेशकश करता है। तुम जानते हो मैं क्या हूँ? मैं एक आदमी हूँ जिसके पास बहुत सारी जायदादें हैं। तफसीलात पूछे बगैर डिनीस कबूल करता है। इसे अपने खानदान की मदद के लिए पैसों की जरूरत है। वो एक घर को देखते हैं जो गैर कानूनी तौर पर पड़ोसी जायदाद से बिजली और पानी चोरी कर रहा होता है। ये जानकर के ये घर बैंक की मलकियत है, रुक गाड़ी को वापस मोड़ता है ताकि तहकीकात कर सके। वो दरवाजा खटखटाता है और मकीन फ्रैंक ग्रीन का सामना करता है और उसे हुक्म देता है कि वो फौरन गैर कानूनी सहूलियात को हटा दे। तुम सिर्फ मुझसे नहीं चोरी कर रहे, तुम अमेरिका की हुकूमत से भी चोरी कर रहे हो। फ्रैंक हालांकि शर्मिंदा होता है, रुक के मजबूत मौक़िफ़ के सामने झुक जाता है। जब वो एक्सटेंशन कवर्स हटा रहा होता है तो वो डिनीस को बताता है कि उनके बेटे एक ही स्कूल में जाते हैं और उसने इसे खेलों के मुकाबलों में देखा। वो ये भी बताता है कि इसने 2 साल पहले अपनी नौकरी खो दी थी और तब से वो रहन के कर्ज में डूबा हुआ है। जाने से पहले फ्रैंक माजरत करता है लेकिन रुक सर्द मेहरी से इसे खबरदार करता है कि दोबारा ऐसा ना करे वरना संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगली बार शेरफ के महकमे की तरफ से दौरा होगा। बाद में रुक और डिनीस एक आला दर्जे के घर पहुंचते हैं जहां रुक डिनीस को हिदायत देता है कि वो आला मेयार की बावर्ची खाने की अलमारियां और फर्नीचर हटा दे ताकि उन्हें किसी और जायदाद में नस्ब किया जा सके। काम मुकम्मल करने के बाद रुक डिनीस को $3,250 देता है और बाज़ाब्ता तौर पर उसे अपनी कंपनी रुक कार्वर रियल्टी में शामिल होने की दावत देता है। तुमने जिंदगी ईमानदारी घर बनाते काम किया, तुम्हें क्या मिला सिवाय कि मैं दरवाजा खटखटा। अगरचे डिनीस हिचकिचाता है, वो जानता है कि उसके पास रास्ता नहीं है। चेक जेब में डालने वो रुक से पूछता है क्या वो इस पैसे को अपना घर वापस हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रुक इस ख्याल को मुस्तरद कर देता है कहते हुए कि इसके लिए बाद में वक्त होगा। हफ्ते गुजरने के साथ डिनीस रुक के मशकूक कारोबार में ज्यादा मुलव्वस हो जाता है। वो जब्ती के नोटिस लगाना शुरू कर देता है, खानदानों को बेदखल करता है और यहाँ तक कि छोड़े हुए घरों से कीमती आलात चोरी करता है। इसी दौरान वो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स और पूल पंप्स जैसी अशिया की तस्वीर लेता है ताकि उन्हें गुमशुदा के तौर पर रिपोर्ट कर सके, जिससे रुक को जाली दावे करने और हुकूमत से पैसे वसूल करने का मौका मिलता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक घर खरीदने हूँ ये काम इस पर असर डालने लगता है। वो अक्सर बेघर मालिकान से मिलता है जो इतने ही मायूस होते हैं जितना कि वो कभी था। इनमें से कुछ उसे धमकाते हैं जबकि दूसरे आंसुओं में टूट जाते हैं। अगरचे वो उनसे हमदर्दी रखता है, वो खुद को कायल करता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो लोगों को बेदखल कर रहा है और घरों को पलट रहा है क्योंकि सच कहूं तो स्पाइडरमैन के साथ कोई पेंशन प्लान नहीं आता और न्यूयॉर्क में झूलने से बिल अदा नहीं होते। इसके अपने खानदान की बका उसकी नौकरी से कमाए गए पैसों पर मुनहसिर है। रात को डिनीस मोटल वापस आता है और अपनी माँ और बेटे के सामने नॉर्मल बनने की कोशिश करता है। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? XD क्या? ये तो वो उनसे सच छुपाता है, ये जाहिर करते हुए कि सब कुछ ठीक है। ताहम रात को जुर्मों से खा जाता है और वो अपने जमीर के साथ सोने में मुश्किल महसूस करता है। एक दिन रुक उन चोरी शुदा आलात की फहरिस्त बनाता है जो उन्होंने जमा किए हैं। वो डिनीस को समझाता है कि हुकूमत उनके मुतबादिल की कीमत की वापसी करेगी जिससे उन्हें आसानी से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। वो डिनीस को एक नई स्कीम से भी मुतारिफ कराता है जिसमें जब्त शुदा घरों में जाली किरायादार बिठाकर बैंकों से कलीदी तस्वीर के लिए इजाफी नकद रकम जमा की जाती है। कौन कलीदी तस्वीर के लिए सबसे ज्यादा नकद रकम अदा करता है? डिनीस को एहसास होता है कि वो बदउनवानी की दुनिया में मजीद गहराई में जा रहा है, लेकिन अब वो इतना गहराई में है कि पीछे हटना मुश्किल। कुछ दिन बाद रुक डिनीस को $7,200 का चेक देता है जो उनकी गैर कानूनी कमाई में इसका हिस्सा है, लेकिन डिनीस इस रकम को लेने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वो रुक से कहता है कि वो इसकी मदद करे ताकि वो अपना घर वापस हासिल कर
सके। बगैर किसी हिचकिचाहट के रुक अपने पैसों से घर खरीदने पर राजी हो जाता है, लेकिन डिनीस को खबरदार करता है कि वो अब भी इसका $1,55,000 का मकरूज रहेगा। अपना घर वापस हासिल करने की खुशी में डिनीस रुक का शुक्रिया अदा करता है। ताहम उसके दिमाग में कुछ बदल जाता है। वो एहतियातना अपनी टखने पर एक बंदूक बांध लेता है। रुक में उसे हिफाजत बंदूक दी थी। अब डिनीस हर चीज को मुख्तलिफ नजर से देखता है और रुक जैसे लोगों के धोखाधड़ी का खेल खेलने का इरादा करता है। जल्द ही रुक डिनीस को एक बेदखली का मुशाहिदा करने ले जाता है। एक जोड़ा छोटे बच्चे हैं। मिस्टर और मिसेस टैनर को उनके घर से निकाला जा रहा है। पहले तो डिनीस अलग थलग रहता है। उन्हें पुरसुकून अंदाज में बताता है कि उन्हें जाना होगा, चाहे खुशी से या जबरदस्ती। मुझे यहाँ करना पसंद नहीं। मुझे आपसे कहना होगा कि आप प्रॉपर्टी छोड़ दें। ये वाज़ेह है कि डिनीस इस किस्म की बर्बरियत के लिए नहीं है, लेकिन वो और क्या कर सकता है सिवाय इसके कि अपनी ही जरूरत पूरी करने की कोशिश करे। जल्द ही जब पुलिस अंदर घुस आती है, वही सख्त अल्फाज दोहराते हुए जो उन्होंने कभी डिनीस और उसकी माँ से कहे थे, इसके अंदर कुछ टूट जाता है। नहीं जनाब, आप और आपकी बीवी गैर कानूनी यहाँ है। ये अब बैंक की प्रॉपर्टी है। जैसा वो खुद को मुजरिम महसूस करने लगता है। वो खड़ा रहता है और देखता है कि ये बेगुनाह लोग कैसे बेदखल किए जा रहे हैं। जोड़े की दरखास्तों के बावजूद डिनीस और पुलिस उन्हें उनके घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तजुर्बा डिनीस को हिलाकर रख देता है। जोड़ा उसकी मदद की पेशकश को ठुकरा देता है। इसे इसकी बर्बरियत की वजह से नफरत अंगेज कहता है। अब जानते हैं कि ये बुरा है जब आप कहते हैं मुझे सिर्फ एक नौकरी की जरूरत है से लेकर मैं वाकई किसी और की जिंदगी की कहानी में विलन हूँ। जो दर्द इसने पैदा किया है इसे देखकर डिनीस मगलूब हो जाता है और वो हता के आंसू भी बहाता है। बाद में डिनीस अपने खानदान को हैरान कर देता है। वो उन्हें उनके पुराने घर ले जाता है। वो जाहिर करता है कि वो वापस वहां मुंतकिल हो जाएंगे। ओनर खुशी से झूम उठता है और अपने पुराने कमरे की तरफ दौड़ता है। लिन अगरचे मुतमईन है, पूछती है कि डिनीस ने ये कैसे मुमकिन बनाया। तुमने घर कैसे हासिल किया? लग रहा है। ये बड़ा है। वो कहता है कि इसके आजिर ने घर खरीदा है और वो किस्तों में कर्ज अदा करेगा। अंदर से वो सच्चाई के साथ जिदोजहद कर रहा है। इस दिन लिन खुश थे और उसे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही जितना ज्यादा लोगों को बेदखल करता है, इतना ज्यादा जुर्म का बोझ उठाता है। नुक्ता इस वक्त आता है जब वो एक बुजुर्ग जोड़े को निकाल देता है जो नहीं समझते कि उन्हें क्यों जाना है। फिर भी अपनी जज्बाती कशमकश के बावजूद नीस रुक का सबसे काबिल एतमाद मुलाजिम बन जाता है। जमा कराया गया था। जैस दस्तखत सब। बाहर चला जा। एक दिन रुक डिनीस का तारुफ एक अमीर सरमायाकार मिस्टर फरीमैन से कराता है। फरीमैन उन्हें 1000 से ज्यादा जायदादों का इंतजाम करने का एक बड़ा मुआहिदा पेश करता है। ताहम एक शर्त है। वो चाहता है कि कोई ऑर्टिज पर नजर रखे जो कि एक मुकाबला करने वाला बरोकर है जो जब्त शुदा घरों को बेच रहा है। रुक डिनीस को अपने मुनाफा का 6% पेश करता है। ताकत के वादे सरगोशी में करता है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता डिनीस को तारीकी की तरफ खींचता है। मैं तुम्हें अपने हिस्से का 5% दूंगा। 10%। कुछ मुज़ाकरात के बाद डिनीस राजी हो जाता है, ये समझते हुए कि ये इसकी जिंदगी में कमाई गई सबसे ज्यादा रकम होगी। फिर रुक डिनीस को ऑर्टिज की तहकीकात के लिए मुकर्रर करता है। डिनीस जल्द ही जान लेता है कि ऑर्टिज ने पहले ही 15 घर एक ग्रुप सरमायाकारों को बेच दिए। उससे नुकसान पहुंचाने के लिए डिनीस और उसका साथी उन घरों में घुसकर एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स जैसी चीजें चोरी कर लेते हैं ताकि ऐसा लगे कि ऑर्टिज के सौदे नाकाम हो रहे हैं। अगले दिन कोनर की सालगिरह है। डिनीस अपनी फैमिली के साथ होटल में जश्न मनाने शामिल होता है, लेकिन इसका माजी उसका पीछा करता है। एक आदमी उसने बेदखल किया था, इसे पहचान लेता है और गुस्से में उसका सामना करता है। डिनीस इसे नजरअंदाज करने की, लेकिन वो आदमी हटने इनकार करता है। डिनीस को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम देता है। तो सुकून हो जा। तुमने मुझे मेरे घर से निकाला, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तनाव जल्द ही एक पुरतशद्दुद लड़ाई में बदल जाता है। लिन और कोनर इस अफरा तफरी का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन डिनीस उन पर चीखता है कि वो अपने कमरों में चले जाएं। वो गुस्से में आ जाता है। बाद में जब वो कमरे में वापस आता है, लिन पूछती है कि इस आदमी ने इसे कैसे पहचाना और उसका नाम कैसे जानता था। डिनीस जो अब बेचैन है चीखता है कि वो इसे नहीं जानता। तुम्हारी ऐसी की तीसी, तुम्हारी माँ की तुम्हारी ऐसी की तीसी। इसके रद्दे अमल से खानदान दिल टूट जाता है। डिनीस को एहसास होता है कि वो बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया में फंसा हुआ है जिस पर अब इसका कंट्रोल नहीं है। इसलिए वो एक बार फिर रहनुमाई के लिए रुक की तरफ रुजू करता है। डिनीस रुक और एक कारोबारी शख्स काना से मुलाकात करता है। वो बात करते हैं कि कैसे ऑर्टिज के साथ मुआहिदा नाकाम हो गया है। 15 खरीदारों में से 6 ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि आलात गायब थे। ये सब रुक के मंसूबे का हिस्सा था। वो अब पेशकश करता है कि वो तमाम चोरी शुदा आलात मुफ्त में बदल देगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब खरीदार ऑर्टिज की बजाय इसके साथ काम करने पर राजी हों। काना माली फायदा देखता है और मुआहिदा कबूल कर लेता है, लेकिन घरों को 30 दिन में खाली करना होगा। रुक और डिनीस मुस्कुराते हैं, जानते हुए कि उन्होंने सौदे में कामयाबी हासिल कर ली है। जश्न मनाने रुक अपने महल में एक बड़ी पार्टी मुनक्किद करता है, जिसमें मौसीकी, मशरूबात और 62 मेहमान शामिल होते हैं। क्योंकि कुछ भी मैंने कामयाबी हासिल कर ली है, महंगी विस्की को पूल के किनारे पीते हुए आपके पास लू है।
जब रात खत्म होने को आती है, रुक और डेनिस पूल के किनारे बैठते हैं। रुक कामयाबी का लुत्फ उठाता है, लेकिन डेनिस नशे में जुर्म में गुम है। उसका वाहिद ख्याल अपना घर वापस हासिल करना है। डेनिस को यकीन दिलाता है कि ये चंद हफ्ते हैं, लेकिन डेनिस इंतजार से थक चुका है। मुझे अब इस मोटल से निकलना है। रुक इसकी मायूसी को महसूस करते हुए इसे बताता है कि अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई भी घर खरीद सकता है, अतः कि कई घर भी। पैसे ले लो और जो चाहो खरीद लो, समंदर में बहुत से घर हैं। डेनिस रुक की बातों को दिल से लगा लेता है। अगले दिन वो एक हवेली खरीद लेता है और अपने खानदान को हैरान कर देता है, लेकिन जोश व खरोश की बजाय लिन और कोनर खौफजदा है। लिन इसे डांटती है, उसने पिछले मालिकान को निकाल दिया, वो मुंतकिल हो सकें। ये किसी और का है और मैं हमारा घर चाहती हूँ। वो हकीकत को देखती है और मासूम खानदानों की जिंदगियां बर्बाद करने के अपने गुनाह पर आसानी से नहीं जा रही। नफरत से वो कहती है कि वो अपने भाई के साथ टाम्पा मुंतकिल होना बजाय एक ऐसे घर में रहे जो तकलीफ हो। मायूस डेनिस कहता है कि वो सोचे, लेकिन वो इनकार करती है। अगली सुबह रुक डेनिस को अपने दफ्तर में बुलाता है और इसे एक अहम दस्तावेज देता है। ये इशाअत का सबूत है, ये 2 साल पहले दायर नहीं किया गया था। ये फ्रैंक ग्रीन के खिलाफ एक जाली कानूनी तहरीक है। वो जिदोजहद करने वाला बाप जो जिंदा रहने के लिए पड़ोसी के घर से बिजली और पानी इस्तेमाल कर रहा है। अगर फ्रैंक केस जीत जाता है तो डील खत्म हो जाएगी। इसलिए डेनिस को हुक्म देता है कि वो सुबह 9:45 बजे से पहले दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दे। उसका मतलब है कि डेनिस को हर कीमत पर यह यकीनी बनाना होगा कि फ्रैंक अपना घर खो दे। थोड़ी देर बाद डेनिस अदालत पहुंचता है और फ्रैंक को उसकी बीवी और बच्चों के साथ देखता है। वो अदालत में दाखिल होने के लिए पर उम्मीद नजर आते हैं, ये यकीन रखते हुए कि उनके पास जीतने का हकीकी मौका है। डेनिस पर जुर्म छा जाता है और वो खुद को पुरसुकून होने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन रुक इसे मुसलसल मैसेज कर रहा है, इसने अभी तक कागजात क्यों नहीं पहुंचा। रुक कॉल करता है और उसे धमकाता है, वो दस्तावेज जमा नहीं करता तो वो मर जाएगा। डेनिस जानता है कि वो दस्तावेज देता है तो वो फ्रैंक की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रुक की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, इसे मजबूर करती है। दबाव में डेनिस जाली दरख्वास्त जमा कर देता है। क्या बस यही है? थोड़ी देर बाद अदालत फ्रैंक के खिलाफ फैसला करती है और उसका घर जब्त कर लेती है। फ्रैंक बेबसी से जज से इल्तिजा करता है, रोते हुए कहता है कि उसके पास एक खानदान है जिसका ख्याल रखना है, लेकिन इसकी फरियादें उनसुनी रह जाती है। इसी तरह एक और खानदान डेनिस की कामयाबी के बोझ तले कुचला जाता है। उम्मीद है कि इस हवेली की दीवारें आवाज से महफूज हैं, क्योंकि ये जुर्म अब जोर से सुनाई देने वाला है। इसी दिन बाद में डेनिस अपनी नई हवेली में वापस आता है, जिसे वो अब अपना घर कहता है, देखने के लिए कि वो मुकम्मल तौर पर खाली है। लेन और कोनर जा चुके हैं, वो टाम्पा रवाना हो चुके हैं। हकीकत उसे शदीद मुतासिर करती है। गम से मगलूब होकर वो शराब की तरफ माइल होता है, इतना पीता है कि होश खो बैठता है और फर्श पर गिर जाता है। अगली सुबह वो रिंक की फोन कॉल से अचानक जाग जाता है। रिंक पहले ही इसके दरवाजे पर है, इसे जल्दी करने को कह रहा है। ये फ्रैंक ग्रीन की बेदखली का वक्त है। डेनिस रिंक के साथ इस मंजर की तरफ जाता है, लेकिन जब वो पहुंचते हैं देखते हैं कि पुलिस अफसरान पहले ही वहाँ मौजूद हैं, पड़ोसियों से बात कर रहे हैं। कुछ गलत है। अच्छा जाकर मालूम करो 2 मजीद बेदखल करने के। अफसरान रिंक और डेनिस को बताते हैं कि फ्रैंक अजीब बर्ताव कर रहा है। कल से इसका रवैया मजीद गैर मुस्तहकम हो गया है, जिससे इसकी बीवी और बच्चे डर गए हैं। पुलिस को घरेलू झगड़े के लिए बुलाया गया था और अब उनका मानना है कि फ्रैंक मुसल्लह और खतरनाक है। अचानक फ्रैंक अफसरान पर चलाने लगता है, मुतालबा करता है कि वो चले जाए। वो इसरार करता है कि ये इसका घर है और वही लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो रहे हैं। बंदूक नीचे रखो, बंदूक नीचे रखो। तनाव बढ़ता है जब पुलिस फ्रैंक को हुक्म देती है कि वो अपना हथियार छोड़ दे। वो बाहर आता है, बंदूक को मजबूती से पकड़े हुए। इसकी आवाज गुस्से में कांप रही है जब वो अदालती निजाम की नाइंसाफी के बारे में चीखता है। वो दावा करता है कि इसका घर गैर कानूनी तौर पर लिया गया था, कि निजाम ऐसे लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया है। खौफ गुस्से की तरफ ले जाता है, गुस्सा नफरत की तरफ ले जाता है, नफरत तकलीफ की तरफ ले जाती है। फ्रैंक के साथ हुआ। किसी ने बैंक की अदायगी साबित करने के लिए मनसूख शदा चेक नहीं देखे। हकीकत ये सब देखते हुए डेनिस टूट जाता है। वो बिल्कुल जानता है कि फ्रैंक इस सूरत हाल में क्यों है। ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ था। गुनाह की एक लहर इस पर छा जाती है, लेकिन दिल की गहराइयों में वॉरेन को इस गड़बड़ में धकेलने का इल्जाम देता है। डेनिस को वाज़ेह तौर पर एहसास होता है कि वो अब दोस्ताना मोहल्ले का स्पाइडरमैन नहीं रहा। वो शख्स है जो लोगों को मोहल्लों से बाहर निकाल रहा है। फिर भी अब बहुत देर हो चुकी है, वो पहले ही बहुत आगे जा चुका है। इशाअत का कोई सबूत दाखिल नहीं किया गया। हकीकत अफरा तफरी मच जाती है जब फ्रैंक अचानक पुलिस पर फायर करता है। अफसरान फौरन पना लेते हैं, इनके हथियार निकाले हुए वापस फायर करने के लिए तैयार। डेनिस एक पुलिस कार के पीछे छपकर अचानक एक मायूसकुन फैसला करता है। वो खिले में आता है और फ्रैंक को आवाज देता है। इसकी आवाज गैर मुस्तहकम है जब वो सच्चाई का एतराफ करता है। अदालत की समात में कानूनी दस्तावेज को जाली बनाया था। वही वजह है कि फ्रैंक ने अपना घर खो दिया और ये इंसाफ नहीं था।
मैंने तुम्हें धोखा दिया। खैर, आप माजी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप इससे सीख सकते हैं, ठीक है? फ्रेंड एतराफ से हैरान अपनी बंदूक को थोड़ा नीचे कर देता है। उसका गुस्सा हैरत में बदल जाता है। इस लम्हे का फायदा उठाते हुए पुलिस फ्रैंक को हथियार डालने की तरगीब देती है। इससे बताती है कि इसका केस दोबारा खोला जा सकता है और उसके पास अपना घर वापस हासिल करने का मौका है। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद फ्रैंक आखिरकार आगे बढ़ता है, अफसरान को उसे हिरासत में लेने की इजाजत देता है। रुक जाओ, मारो, घर की तरफ देखो, मारो। इसी दौरान इसकी बीवी और बच्चे घर के अंदर थे को महफूज बाहर ले जाया जाता है। जब सूरत हाल हो जाती है, डिनीस को पूछने के लिए अलग ले जाया जाता है। जब अफसरान इससे पूछते हैं क्यों है, तो वो एतराफ करता है कि फ्रैंक ग्रीन को बेदखल करने आया था। फिर एक गैर मुतवक्के मोड़ में वो सही फैसला करता है। वो पुलिस को सब कुछ बताता है, उन्हें रुक का नाम और इस बदउनवान कंपनी की तफसीलात देता है जिसके लिए वो काम करता है। रुक ये समझते हुए कि डिनीस ने इससे गद्दारी की है, पुरसुकून रहने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा वाज़ेह है। पुलिस अब इसके पीछे है और इस बार शायद वो बच ना सके। इसी दौरान डिनीस एक पुलिस कार के अंदर बैठा है, सामने खाली नजरों से देख रहा है। इसके दिमाग में वो सब कुछ घूम रहा है जो उसे इस लम्हे तक ले आया। इसी वक्त फ्रैंक का छोटा बेटा खिड़की के करीब आता है। उनकी नजरें मलती है, लेकिन नफरत या गुस्से के बजाय लड़के की नजर में कुछ और है, शुक्रगुजारी। पहली बार डिनीस ने सच बोला और उसी वजह से एक खानदान को सब कुछ खोने से बचा लिया गया। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अखलाकियात, लालच और हाउसिंग बहरान की तबाहकुन कीमत की एक ताकतवर याद दहानी।